Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Assalamu alaikum. Now we have to discuss the problems of chapter number 14, that was about the refraction and optical instruments. इसकी थ्योरी रिकॉर्ड कर चुके थे. अब इसके बाद हम डिस्कस कर रहे हैं इसकी प्रॉब्लम्स को. सॉल्व करने के लिए मैंने यहाँ पे फॉर्मूलाएँ नहीं लिखे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 2 फार्मूला यूज़ होंगे, जैसे कि मैंने पहले भी डिस्कस किया था जब चैप्टर 13 के यानी रिफ्लेक्शन के न्यूमेरिकल्स करवाए थे. तो वहाँ पर सिर्फ एक मिरर फार्मूला और एक मैग्नीफिकेशन का फार्मूला यूज़ हुआ था. तो यहाँ पर भी ये 2 फार्मूला यूज़ होंगे और हम इस चैप्टर की सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे. नाउ लेट्स डिस्कस द फर्स्ट प्रॉब्लम. अब फर्स्ट प्रॉब्लम में लिखा हुआ है कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लिसरीन. हमें ग्लिसरीन में स्पीड ऑफ लाइट कैलकुलेट करनी है. तो रिक्वायर्ड में हमने मेंशन कर दिया स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लिसरीन और इसको हमने Vg से शो कर दिया है. इसके बाद आगे लिखा हुआ है इफ इट्स इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन इज 1.47. इसका जो इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन है, जिसको हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कह सकते हैं, ये 1.47 दिया हुआ है और इसको हमने म्यू से शो किया हुआ है. आगे लिखा हुआ है कि आगे अब यहाँ पर ये 2 चीज़ें हमारे पास मौजूद है. अब इसके बाद हमें मालूम क्या करना था, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लिसरीन. कोई थर्ड वैल्यू हमें नहीं दी हुई, तो थर्ड वैल्यू नहीं दी हुई इसका मतलब यहाँ पर जो थर्ड वैल्यू है वो कांस्टेंट है. क्यों? क्योंकि इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन का अगर हम फॉर्मूला देखें स्पीड ऑफ लाइट के लिहाज से, तो स्पीड ऑफ लाइट के लिहाज से जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला है वो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लिसरीन. तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर जो है ये कांस्टेंट है. ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि इसकी वैल्यू कांस्टेंट है जो कि 3 एक्सपोनेंट 8 है. तो 3 एक्सपोनेंट 8 इसकी वैल्यू फिक्स है. आप चाहें तो उसको गिवन में लिख सकते हैं. अगर आप नहीं लिख रहे हैं तो आप डायरेक्ट भी इसको पुट करके सॉल्व कर सकते हैं. अब इस फॉर्मूले में म्यू इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लिसरीन. ये हमने स्पीड वाला फॉर्मूला यूज़ किया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, तो हम इस पर वैल्यूज पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे. अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू की वैल्यू यहाँ पर 1.47 दी हुई है, तो ये 1.47 हमने यहाँ पर पुट किया. इसके अलावा स्पीड ऑफ लाइट इन एयर 3 एक्सपोनेंट 8 ये दी हुई है और स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लिसरीन हमें मालूम करनी है. अब स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लिसरीन को ऊपर ले गए और 1.47 को नीचे डिवाइड में ले आए. तो डिवाइड में लेकर आ गए. अब 3 को 1.47 से डिवाइड किया तो 2.04 आ गया. 2.04 आ रहा है और एक्सपोनेंट 8 एज इट इज. तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लिसरीन की. तो ये हमारा आंसर है. तो अब इसको हम रिजल्ट में मेंशन करेंगे. तो रिजल्ट में क्या लिखा, क्वेश्चन के लिहाज से द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लिसरीन इज 2.04 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकेंड. Now this problem is solved. Now let's move towards the next problem. In problem number 2, what is written? The speed of light in water is 2.25 exponent 5 किलोमीटर पर सेकेंड. स्पीड ऑफ लाइट दे दी गई है, लेकिन अब वाटर में दी जा रही है जो कि 2.25 एक्सपोनेंट 5 है किलोमीटर पर सेकेंड. तो इसको हमने यहाँ पर नोट डाउन किया और इसको हमने VW से इंडिकेट कर दिया. अब यहाँ पर ये वैल्यू किलोमीटर पर सेकंड में है, तो हमें ये कन्वर्ट करनी पड़ेगी मीटर पर सेकंड में. तो किलोमीटर से मीटर में जाने के लिए यू नो वेरी वेल वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 1000 और वी कैन से दैट बाय 10 पावर 3. तो यहाँ पर क्योंकि ये एक्सपोनेंट्स में था तो मैंने इसे 10 पावर 3 से मल्टीप्लाई किया. अब जब 10 पावर 3 से मल्टीप्लाई किया तो बेसिस सेम थी, तो इनकी पावर्स ऐड होंगी. 5 और 3 प्लस होकर यहाँ पर 8 आ गया. तो 2.25 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकेंड ये हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट है इन वाटर. पहले किलोमीटर में थी, अब किलोमीटर पर सेकेंड में थी, अब हमने इसको कन्वर्ट कर लिया मीटर पर सेकेंड में. इसके अलावा आगे लिखा हुआ है व्हाट इज द इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ वाटर. हमसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा जा रहा है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें मालूम करना है. तो यहाँ पर यही चीज़ हमने नोट डाउन कर दी रिक्वायर्ड में, इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन जिसको हमने म्यू से शो किया और ये फाइंड करना है. तो अब फॉर्मूला वही यूज़ होगा जैसे कि हमने पहले यूज़ किया था फर्स्ट प्रॉब्लम में कि म्यू इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर.
तो ये हम यूज़ करेंगे और अब इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे। वैल्यूज़ पुट करेंगे तो म्यू की वैल्यू नहीं दी हुई, हमें फाइंड करनी है। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर ये एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो यहाँ पर हमने इसको नोट किया 3 × 10⁸ इसके अलावा स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर ये हमने अभी फाइंड की थी 2.25 एक्सपोनेंट 8, ये भी यहाँ पर नोट डाउन कर दी। अब एक्सपोनेंट 8 से एक्सपोनेंट 8 कैंसिल हो गया, तो जब ये कैंसिल हुआ तो 3 को 2.25 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1.33। तो म्यू की वैल्यू 1.33 आ गई। ये इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन फाइंड हो चुका है, तो अब इसकी वैल्यू को हम रिजल्ट में भी नोट डाउन कर देंगे। इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ वाटर इज 1.33। I hope you have understood. It is also similar to the first problem. Now let's discuss the next problem. In problem number 3, what is written? Light travels from air into water whose index of refraction is 1.33. लिखा हुआ है कि लाइट ट्रैवल कर रही है वाटर से और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 दे दिया गया है। तो इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हमने गिवन में मेंशन किया, म्यू से शो किया और ये 1.33 था। आगे लिखा हुआ है इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 40 डिग्री। एंगल ऑफ इंसिडेंस दे दिया गया है जो कि 40 डिग्री है, जिसको हम एंगल आई से शो करेंगे। इसके बाद आगे लिखा हुआ है इफ व्हाट इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमें मालूम करना है, तो इसको हमने आर से एंगल आर से इंडिकेट किया। तो यहाँ पर एंगल आर को फाइंड करने के लिए हम अब म्यू का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, लेकिन वो फॉर्मूला अब साइन एंगल आई और साइन एंगल आर के लिहाज से होगा। अब स्पीड वाला फॉर्मूला यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर हमारे पास स्पीड नहीं दी हुई। ठीक है, एक ये फॉर्मूला एक्स्ट्रा है इस चैप्टर में। बाकी जो फॉर्मूलाए थे, मिरर फॉर्मूला और मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला, ये सेम रहेंगे। तो इससे रिलेटेड 3 प्रॉब्लम्स थी, तो 2 हो चुकी हैं। अब हम तीसरी प्रॉब्लम ख़त्म करने के बाद फिर मिरर फॉर्मूला इक्वेशंस या फिर रिफ्रैक्टिव मैग्नीफिकेशन के लिहाज से बात करेंगे। तो अब यहाँ पर क्योंकि मैंने कहा कि एंगल आई एंगल आर के लिहाज से फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो म्यू इज इक्वल्स टू साइन एंगल आई अपॉन साइन एंगल आर, इसको हम यूज़ कर रहे हैं। अब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो म्यू की वैल्यू 1.33 आ गई और एंगल आई की वैल्यू 40 डिग्री है और साइन एंगल आर ये हमें फाइंड करना है, तो इसको हम एज इट इज लिखेंगे। इसके बाद 1.33 आप देख सकते हैं यहाँ पे मल्टीप्लाई में था, नीचे जाकर डिवाइड हो गया, और साइन एंगल आई ये नीचे अपॉन में था तो ऊपर जाकर ये मल्टीप्लाई में चला गया। अब साइन 40 डिग्री हम निकालेंगे, तो ये आप लॉग टेबल से भी निकाल सकते हैं या साइंटिफिक कैलकुलेटर अगर आपको अलाउ है तो आप उससे भी फाइंड कर सकते हैं। तो साइन 40 डिग्री जब आप लॉग टेबल में देखेंगे, लॉग टेबल में आपको लॉग टेबल देखना आता है, इन चैप्टर नंबर 5 यू हैव लर्नड इट वेरी वेल। तो यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ होंगी इस तरह 1 2 3 सो ऑन करके, फिर वो तकरीबन 40 पे जब आएगी तो 40 पे ये एंगल चल रहा है डिग्रीज़ में, ये डिग्रीज़ में एंगल चल रहा है, और इसके साथ कुछ इस तरह वैल्यूज़ दी हुई होंगी 0.0 0.1 0.2 इस तरह करके ये वैल्यूज़ चल रही होंगी। अब यहाँ पर ये वैल्यूज़ लिखी हुई होंगी तो हम देखेंगे कि साइन 40 डिग्री के बिल्कुल यहाँ पर फर्स्ट वैल्यू जो आ रही है बिल्कुल हॉरिजॉन्टल में, तो ये वो वैल्यू हम यहाँ पर लेंगे। तो वो वैल्यू अगर आप खुद अभी नोट डाउन करें तो वो 0.6428 है, तो ये वैल्यू हमने यहाँ पर लिख दी। इसके बाद इसको 1.33 से डिवाइड किया तो आंसर आ गया 0.4832। अब ये साइन एस इस तरफ है तो उस तरफ जब जाएगा, जब ये राइट साइड पे जाएगा तो ये साइन इनवर्स हो जाएगा, क्योंकि ये यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये मल्टीप्लाई में नीचे जाकर ये डिवाइड होगा, ये 1/sin बनेगा, और 1/sin तो साइन की पावर प्लस है तो ऊपर जाकर माइनस हो जाएगी, तो इनडायरेक्टली अगर हम देखें तो ये साइन इनवर्स बन गया। इसके बाद अब यहाँ पर हमने ये 0.4833 है, तो यहाँ पर अब हमने 0.4833 का साइन इनवर्स निकाला। तो इनवर्स कैसे देखते हैं, जब आप डिग्रीज से इसमें देखते हैं तो आप इन वैल्यूज़ को देख के ये वैल्यूज़ ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन जब आपको इनवर्स देखना होता है तो आप इन वैल्यूज़ को ऑब्जर्व करते हैं, इन वैल्यूज़ को देखते हैं और फिर उस पर देखते हैं कि यहाँ पर एंगल कौन सा बन रहा है। तो जब आप लॉग टेबल से देखेंगे या आप साइंटिफिक कैलकुलेटर से निकालेंगे तो वहाँ पर 0.4833 पर आप नोट कर सकते हैं जो वैल्यू आ रही है
वो 28.90 है। तो 28.90 डिग्री ये हमारे पास एंगल आर की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो ये हम एंगल आर फाइंड कर चुके हैं। अब हम रिजल्ट की तरफ मूव करते हैं। तो यहाँ पर रिजल्ट बिल्कुल हमने क्वेश्चन के लिहाज से लिखा, द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 28.90 डिग्री। Now let's move towards the next problem. Now let's discuss problem number 4. In problem number 4, it is written that the focal length of a convex lens is 10 centimeter. तो 10 सेंटीमीटर यहाँ पर फोकल लेंथ दे दी गई है और मिरर कौन सा है, लेंस कौन सा है, कॉन्वेक्स है। तो कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ दे दी गई है, तो कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है और कॉनकेव लेंस की नेगेटिव होती है। मैंने जब थ्योरी डिस्कस की थी तो उससे मैंने बताया था कि ये बिल्कुल अपोजिट होता है मिरर्स के। कॉन्वेक्स मिरर को अगर हम देखें तो उसकी फोकल लेंथ नेगेटिव में होती है, लेकिन अगर कॉन्वेक्स लेंस को देखें तो उसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी। तो इस तरह से हमने कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ को 10 सेंटीमीटर लिखा और इसे पॉजिटिव में लिया। आगे लिखा हुआ है वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड सो एज टू गेट इट्स रियल इमेज, और ए पार्ट में रियल इमेज फाइंड करना है और बी पार्ट में वर्चुअल इमेज फाइंड करना है। ट्वाइस द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अब ट्वाइस द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट यानी कि जो इमेज बन रहा है वो ट्वाइस है, वो ट्वाइस है ऑब्जेक्ट के। जब वो ट्वाइस है तो यहाँ पर इसका मतलब मैग्नीफिकेशन दे दी गई है। तो मैग्नीफिकेशन 2 दे दी गई है और इसका कोई यूनिट नहीं होगा क्योंकि ये रेशो है इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का। फिर अब रिक्वायर्ड में हमने 2 पार्ट्स मेंशन किए क्योंकि सवाल में 2 पार्ट दिए हुए थे। तो पहले पार्ट में हमने लिखा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर रियल इमेज, ये हमें फाइंड करना है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मालूम करना है रियल इमेज के लिए, तो इसको हमने पी से इंडिकेट किया, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मालूम करना है वर्चुअल इमेज के लिए, तो इसको हमने पी से इंडिकेट किया। अब सबसे पहले पी फाइंड करने के लिए हम ये देखेंगे कि मिरर इक्वेशन के लिहाज से, या हम कह सकते हैं थिन लेंस फॉर्मूला के लिहाज से, हमारे पास यहाँ पर एफ क्यू है या नहीं, क्योंकि P फाइंड करने के लिए हमारे पास F और Q होना चाहिए। तो F तो दिया हुआ है लेकिन Q नहीं दिया हुआ, तो इस वजह से यहाँ पर हम मैग्नीफिकेशन के फॉर्मूले से पहले Q फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले हम Q फाइंड कर रहे हैं सॉल्यूशन में। तो Q फाइंड करने के लिए हमने फॉर्मूला यूज़ किया मैग्नीफिकेशन का, M = Q/P। इसके बाद हमने m की जगह m की वैल्यू पुट की जो कि 2 थी, अब तो यहाँ पर m की जगह 2 आ गया और ये इक्वल आया Q/P के। फिर p डिवाइड में तो ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हुआ तो q की वैल्यू आ गई 2p। तो ये हमारे पास q की वैल्यू आ चुकी है। अब हम फाइंड करेंगे p की वैल्यू। तो सबसे पहले फाइंड करेंगे रियल इमेज के लिए, हम अभी फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर रियल इमेज के लिए हम क्या करेंगे, रियल इमेज के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ करेंगे 1/f = 1/p + 1/q। अब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो f की जगह 10 आ गया, p की जगह p एज इट इज़, q की जगह 2p। अब यहाँ पर ये हमारे पास p और 2p का एलसीएम लिया जाएगा, तो यहाँ पर हमने इसका एलसीएम लिया, तो एलसीएम लिया तो 2p आ गया। अब एलसीएम 2p है तो यहाँ पर p से p कैंसिल होगा, यहाँ पर ये वाला p जो है जब ये इससे कैंसिल करेंगे तो 2 बच जाएगा, तो ये 2 जब इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 1 = 2 आ गया। ये हम एलसीएम ले रहे हैं, तो यहाँ पर जब 2p से 2p पूरा कैंसिल करेंगे तो 1 बचेगा, तो ये 1 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर 1 आएगा। अब 2 + 1 यहाँ 3 हो गया और ये 2p एज इट इज़ आ गया और 1/10 भी एज इट इज़ आ गया। इसके बाद अब 2 1 = 2, 2 5 = 10, तो 5 यहाँ पर डिवाइड में तो ऊपर जाकर मल्टीप्लाई होगा, p भी यहाँ पर डिवाइड में तो ऊपर जाकर मल्टीप्लाई होगा, तो p इक्वल आ गया 3 × 5 के। 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 15 आ गया, तो इसका मतलब p हमारे पास दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। ये हमारे पास p की वैल्यू आ गई। अब हमें फाइंड करना है p लेकिन वर्चुअल इमेज के लिए। तो वर्चुअल इमेज के लिए हमें p मालूम करना है, तो वर्चुअल इमेज के लिए जब हम लेंस फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो वहाँ पर हम q की जगह जो वैल्यू ले रहे थे 2p, तो अब हम लेंगे -2p। माइनस में क्यों ले रहे हैं, क्योंकि अब वर्चुअल इमेज है, पहले रियल इमेज था तो प्लस में ली थी, अब वर्चुअल इमेज है तो ये माइनस में लेंगे। तो अब जब इसको माइनस में लिया तो यहाँ पर ये माइनस में इसकी वैल्यू पुट हो गई -2p और ये p भी एज इट इज़ आ गया और f की जगह
10, क्योंकि फोकल लेंथ चाहे रियल इमेज हो या वर्चुअल इमेज हो उसके लिए सेम रहेगी। इसके बाद अब यहाँ पर इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर साइन से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, इसके बाद इसका भी इसी तरह एलसीएम लिया जैसे हमने इससे पहले लिया था रियल इमेज के लिए, तो P और 2P का एलसीएम लिया तो 2P आ गया। और इसके बाद ऊपर अब इसी तरह ये 2P से P को कैंसिल करेंगे तो P और P कट हो जाएंगे तो 2 बच गया, 2 1 जा 2। हम एलसीएम ले रहे हैं, आप अगर एलसीएम किसी और वे से करते हैं तो आप उस वे से भी कर सकते हैं, आंसर यही आएगा। इसके बाद 2P से 2P कैंसिल किया तो 1 बच गया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आ गया। इसके बाद 2 - 1, अब 2 में से 1 को माइनस किया तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। और इसके बाद इसी तरह आप इसको कैंसिल करेंगे, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। अब ये 5 यहाँ पर डिवाइड में है तो ऊपर जाके 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5 सेंटीमीटर और यहाँ पर आ गया। अब ये P यहाँ पर डिवाइड में था तो ये भी ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो P = 5 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर है, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है जब वर्चुअल इमेज बनेगा। इसके बाद अब इसका रिजल्ट लिखेंगे तो रिजल्ट A और B पार्ट दोनों का अलग अलग आएगा। तो A पार्ट का रिजल्ट में हमने मेंशन किया कि ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड एट 15 सेंटीमीटर टू गेट द रियल इमेज एंड इट शुड बी प्लेस्ड एट 5 सेंटीमीटर टू गेट द virtual image. Now let's discuss problem number 5. In problem number 5 it is written that find the focal length of convex lens if P is equals to 5 centimeter and Q is equals to 10 centimeter. इसका मतलब इस प्रॉब्लम के भी दो पार्ट्स हैं, एक A पार्ट है एक B पार्ट है। हमें दोनों पार्ट में फोकल लेंथ फाइंड करनी है कॉन्वेक्स लेंस की। तो कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ फाइंड करने के लिए A में लिखा हुआ है P दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर और Q दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर और आगे लिखा हुआ है एंड द इमेज इज वर्चुअल। तो इमेज क्योंकि यहाँ पे वर्चुअल है तो इस वजह से यहाँ पर जब हम डाटा बनाएंगे तो गिवन में सबसे पहले हम A पार्ट का डाटा लिख रहे हैं। तो A पार्ट में हमारे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है जिसको हमने P से शो किया और 5 सेंटीमीटर था और इमेज डिस्टेंस दिया हुआ है जिसको हमने Q से शो किया जो कि 10 सेंटीमीटर था। लेकिन ये जो इमेज डिस्टेंस है ये वर्चुअल इमेज के लिए है, तो वर्चुअल इमेज के लिए जो इमेज डिस्टेंस होगा वो नेगेटिव में होगा, इस वजह से हम यहाँ पे इसको माइनस में ले रहे हैं। इसके बाद आगे लिखा हुआ है बी पार्ट में P = 30 सेंटीमीटर एंड इमेज इज रियल। तो इमेज रियल है तो इसकी वजह से यहाँ पर एक तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आ गया 30 सेंटीमीटर। दूसरी बात इमेज डिस्टेंस वही है 10 सेंटीमीटर, लेकिन अब उन्होंने कहा है कि इमेज रियल है। तो जब रियल इमेज है तो यहाँ पर Q पहले हमने माइनस में लिया था क्योंकि वर्चुअल था, लेकिन अब क्योंकि ये रियल है तो हम इसको प्लस में लेंगे। अब फोकल लेंथ फाइंड करनी है तो A पार्ट की फोकल लेंथ हमने अलग से मेंशन की, लिखा हुआ है फोकल लेंथ फॉर वर्चुअल इमेज, उसको हमने F से शो किया और B पार्ट में फोकल लेंथ फॉर रियल इमेज, तो इसको भी हमने F से शो किया। अब सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे A पार्ट को। A पार्ट में आप देख सकते हैं हमने उसी तरह थिन लेंस फॉर्मूला यूज़ किया 1/f = 1/p + 1/q। इसमें वैल्यूज पुट की तो F की वैल्यू फाइंड करनी है, P की वैल्यू 5 सेंटीमीटर है और Q की वैल्यू -10 सेंटीमीटर थी, तो -10 सेंटीमीटर यहाँ पर लिख दिया गया। इसके बाद अब प्लस माइनस माइनस 5 और 10 का एलसीएम लिया, 10 एलसीएम आ गया। अब 5 1 = 5, 5 2 = 10, तो 2 1 = 2, 10 1 = 10, 10 1 = 10, तो पूरा कैंसिल हो गया तो 1 आया, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आ गया, एलसीएम ले लिया। अब 2 में से 1 को माइनस करें तो 1 आएगा अपॉन 10 एज इट इज, ये 1/f आ गया। अब यहाँ पर ये 1/f की वैल्यू आई है तो हम इसको इन्वर्ट करेंगे, तो जब इन्वर्ट करेंगे तो ये रेसिप्रोकल होगा, उल्टा हो जाएगा, 1/f है तो वो f हो जाएगा और 1/10 है तो वो 10 हो जाएगा। तो f की वैल्यू आ गई 10 सेंटीमीटर जब इमेज वर्चुअल था। अब रियल इमेज के लिए फाइंड करेंगे, तो रियल इमेज के लिए आप देख सकते हैं हमने सेम फॉर्मूला यूज़ किया, लेकिन इसके लिए जो P की वैल्यू थी वो 30 थी, आप डाटा में देख सकते हैं, और Q की वैल्यू जो थी वो 10 सेंटीमीटर है, ये माइनस में नहीं ली गई। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये रियल इमेज था।
इसके बाद अब 30 और 10 का एलसीएम लिया तो 30 आ गया। इसके बाद अब 30 से 30 इन द सेम मैनर इट विल बी कैंसल्ड, 1 आ गया तो 1 1 ज़ा 1, 10 1 ज़ा 10, 10 3 ज़ा 30, तो 3 1 ज़ा 3, तो 1 + 3 4, and when we will cancel it, so 2 2 ज़ा 4 and 2 1 ज़ा 2, 1 कैरी, 2 5 ज़ा 10, तो 2/15 आ गया। अब इनको भी इन्वर्ट करेंगे तो इन्वर्ट करने के बाद आएगा f = 15/2, पहले 2/15 था, इन्वर्ट करने के बाद हो गया 15/2। अब इन्हें कैंसिल करेंगे या आप कह सकते हैं इन्हें डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड कर सकते हैं आप 15 को 2 से, तो यह आ गया 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 7.5 सेंटीमीटर फोकल लेंथ है जब इमेज रियल था। अब यहाँ पर हमने इसका रिजल्ट नोट डाउन कर दिया, ए और बी पार्ट का अलग अलग। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट प्रॉब्लम। इन प्रॉब्लम 6 इट इज़ रिटन दैट द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस इज 1 मीटर। फोकल लेंथ दे दी गई है कॉन्वेक्स लेंस की जो कि 1 मीटर है, तो यहाँ पर हमने इसे गिवन में मेंशन कर दिया। फोकल लेंथ को हमने एफ से इंडिकेट किया और अब ये मीटर्स में दी जा रही है। तो 1 मीटर फोकल लेंथ है एंड एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर बिफोर इट। इससे कुछ फासले पर एक ऑब्जेक्ट रखा गया। वो ऑब्जेक्ट अब कितने फासले पर था? 2 मीटर के फासले पर था। तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है जिसको हमने P से शो किया और 2 मीटर है। आगे लिखा हुआ है डिटरमाइन द पोजीशन, नेचर एंड मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज। 3 चीज़ें हमें मालूम करनी है, पोजीशन ऑफ इमेज, मैग्निफिकेशन एंड नेचर ऑफ इमेज। तो ये 3 चीज़ें मालूम करेंगे। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे पोजीशन ऑफ इमेज। पोजीशन ऑफ इमेज निकालने के लिए पहले हम ये देखेंगे कि हमारे पास फोकल लेंथ और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये दोनों चीज़ें दी हुई हैं या नहीं। अगर ये चीज़ें दी हुई हैं तो यहाँ पर हम थिन लेंस फार्मूला से फाइंड कर लेंगे। तो बिल्कुल यहाँ पे दोनों चीज़ें दी हुई हैं। अब यहाँ पर हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे 1/f = 1/p + 1/q। इसमें हमने वैल्यूज पुट की तो f की वैल्यू 1 थी और p की वैल्यू 2 थी और q एज इट इज़ आ गया। अब 1/1 तो वो सिंपल 1 के इक्वल होगा और इसके बाद 1/2 यहाँ पे प्लस में था तो इधर जाकर माइनस हो गया। अब इनका एलसीएम लिया तो 2 एलसीएम आ गया और 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ 2 आ गया और इसके बाद इस 2 को 2 से कैंसिल किया तो 1 आएगा और 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1। अब 2 में से 1 को माइनस किया तो 1/2 आ गया। इसके बाद 1/q एज इट इज़। अब इसको भी हम इन्वर्ट करेंगे तो जब दोनों साइड्स को इन्वर्ट करेंगे तो q 2 मीटर के इक्वल आ गया। तो ये हमारे पास इमेज डिस्टेंस है जिसको हम पोजीशन ऑफ इमेज कह सकते हैं, ये आ चुका है। अब हम मैग्नीफिकेशन फाइंड करेंगे तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला था q/p। तो ये फॉर्मूला यूज़ किया तो q की वैल्यू 2 दी हुई है, p की वैल्यू 2 दी हुई है, दोनों की वैल्यूज को यहाँ पे पुट करने के बाद इस 2 से 2 कैंसिल तो यहाँ पर 1 आ गया। तो मैग्नीफिकेशन 1 है। तो 1 आने का मतलब ये होता है कि क्योंकि इमेज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बराबर था, जैसे प्लेन मिरर से होता है। तो प्लेन मिरर से अगर इमेज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बराबर आ जाए तो वहाँ पर आपका जितना साइज़ है वो उतना ही इमेज का साइज़ होता है। तो ये दोनों बराबर आ गए, इसका मतलब मैग्नीफिकेशन नहीं है, इमेज सेम साइज़ का दिखाई देगा जैसा कि ये ऑब्जेक्ट मौजूद था। अब क्योंकि इमेज यहाँ पर पॉजिटिव में बन रहा था यानी q की वैल्यू पॉजिटिव थी, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं जब q की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो इमेज रियल होता है। यहाँ पर हमने लिखा इमेज इज़ रियल एज q इज़ पॉजिटिव। अब इसके बाद हमने इसका रिजल्ट नोट किया तो तीनों चीज़ें रिजल्ट में लिख दी। द पोजीशन ऑफ इमेज फ्रॉम कॉन्वेक्स लेंस इज 2 मीटर। सबसे पहले पोजीशन ऑफ इमेज लिखी एंड नेचर ऑफ इमेज इज रियल। नेचर क्या आई थी? रियल आई थी। एंड द इमेज इज ऑफ सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि मैग्नीफिकेशन नहीं हुई, ऑब्जेक्ट सेम साइज का आ गया। नाउ लेट्स डिस्कस नेक्स्ट प्रॉब्लम। Problem number 7 is different from all other problems because here the combination is given. तो यहाँ पर क्योंकि कॉम्बिनेशन दिया हुआ है P और Q का तो इसकी वजह से ये सबसे डिफरेंट तरीके से सॉल्व होगी। तो ये आइए इसको डिस्कस करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है द डिस्टेंस बिटवीन एन ऑब्जेक्ट एंड अ स्क्रीन इज़ 49 सेंटीमीटर। डिस्टेंस दिया हुआ है 49 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के दरमियान में। तो ऑब्जेक्ट हमारा लेट्स सपोज यहाँ पर मौजूद है और स्क्रीन यहाँ पर मौजूद है। अब
ऑब्जेक्ट से स्क्रीन तक का जो फासला है वो 49 सेंटीमीटर है। इसके बाद आगे लिखा हुआ है अ कॉन्वेक्स लेंस इज प्लेस्ड बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द स्क्रीन सो एज टू गेट एन इमेज ऑन द स्क्रीन मैग्नीफाइड 6 टाइम्स। एक कॉन्वेक्स लेंस रख दिया गया है स्क्रीन और ऑब्जेक्ट के दरमियान में। ये एक लेट्स सपोज ये एक कॉन्वेक्स लेंस है, ये ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के दरमियान में प्लेस किया गया है। इसकी जो मैग्नीफिकेशन है यानी जो इमेज को ये मैग्नीफाई करके दिखाएगा वो 6 टाइम्स करके दिखाएगा। इसके बाद कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। फोकल लेंथ हमें मालूम करनी है लेंस की, कॉन्वेक्स लेंस की। तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है, ये लेंस है, तो ऑब्जेक्ट से लेंस तक का फासला हम कह सकते हैं P होता है, और लेंस से इमेज तक स्क्रीन तक का फासला, क्योंकि इमेज स्क्रीन पे बनेगी तो स्क्रीन तक का फासला यहाँ पर Q है। और ये टोटल डिस्टेंस जैसा कि मैंने अभी भी बताया कि ये 49 सेंटीमीटर क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये जो 49 सेंटीमीटर है ये P प्लस Q की वैल्यू है, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि लेंस से ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस P है और लेंस से स्क्रीन तक का डिस्टेंस Q है। तो ये जो दिया हुआ है ये ऑब्जेक्ट से स्क्रीन तक का डिस्टेंस है 49 सेंटीमीटर, जो कि किसके इक्वल होगा P प्लस Q के। तो ये हमारे पास डिस्टेंस दिया हुआ है ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के दरमियान में, जिसे हमने P प्लस Q लिया और ये 49 सेंटीमीटर है। इसके अलावा मैग्नीफिकेशन दी हुई थी, लिखा हुआ था मैग्नीफाइड 6 टाइम्स, तो मैग्नीफिकेशन दी हुई है 6 और हमें मालूम करनी है फोकल लेंथ लेंस की। ठीक है, तो ये हमारी रिक्वायरमेंट्स है, ये हमारा गिवन डाटा था। अब सबसे पहले अगर यहाँ पर हम ऑब्जर्व करें तो फोकल लेंथ मालूम करनी है, लेकिन फोकल लेंथ मालूम करने के लिए ना तो P है ना Q है। तो सबसे पहले हम P और Q को मालूम करेंगे। तो Q को हम फाइंड करेंगे मैग्नीफिकेशन के ज़रिए। तो सॉल्यूशन में आप देख सकते हैं यहाँ मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला यूज़ किया Q/P। इसमें मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला हमने यूज़ किया, मैग्नीफिकेशन की जगह उसकी वैल्यू पुट की 6 दी हुई थी, P यहाँ पर डिवाइड में ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो Q की वैल्यू 6P आ गई। इसको हमने इक्वेशन 1 कंसीडर कर लिया। क्यों? क्योंकि इसको आगे हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे और Q की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, इसके बाद अब एज वी नो दैट, जैसा कि हमें पता था कि P प्लस Q किसके इक्वल है 49 सेंटीमीटर के, जैसा कि यहाँ हमने गिवन में लिखा है। तो P प्लस Q 49 सेंटीमीटर के इक्वल है, तो यहाँ पर ये Q 6P के इक्वल है। तो इस Q की जगह हम यहाँ पर 6P पुट कर रहे हैं, यानी इसकी वैल्यू पुट कर रहे हैं। अब P के साथ कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो 1 और 6 ऐड हुआ है तो 7 आ गया, और P एज इट इज़ इक्वल हो गया 49 के। अब 7 यहाँ पर मल्टीप्लाई में नीचे जाकर डिवाइड होगा, तो डिवाइड हुआ तो 7 1 7, 7 7 49। तो यहाँ पर P की वैल्यू आ गई 7 सेंटीमीटर। तो ये वैल्यू यहाँ पर हमने नोट डाउन कर दी। अब P की वैल्यू तो आ चुकी है, लेकिन अब Q की वैल्यू नहीं है, तो Q की वैल्यू हम निकालेंगे इस इक्वेशन के थ्रू। तो इस इक्वेशन में आप देख सकते हैं हमने इसमें वैल्यूज पुट कर दी, जब P की वैल्यू पुट की तो Q और 6 एज इट इज आ गए और P की जगह 7 आ गया, तो 6 7 42। तो ये Q की वैल्यू आ गई। अब हम फाइंड करेंगे F, जो कि हमारी मेजर रिक्वायरमेंट थी, क्योंकि हम Q और P मालूम कर चुके हैं। अब F फाइंड करने के लिए हमने थिन लेंस फॉर्मूला यूज़ किया, 1/F इज इक्वल्स टू 1/P प्लस 1/Q। F एज इट इज आ गया, P की वैल्यू 7 है, Q की वैल्यू 42, तो ये पुट कर दी जो कि हमने अभी फाइंड की है। ये P की वैल्यू थी और ये Q की वैल्यू थी, तो इनकी जगह इनकी वैल्यूज़ को पुट किया, तो 7 और 42 का LCM लिया तो 42 LCM आ गया, और इसी तरह 7 1 7, 7 6 42, 6 1 6, इसी तरह 42 से 42 कैंसिल हो गया तो 1 आएगा, तो 1 1 1, 6 और 1 को प्लस किया तो 7 आ गया। इसके बाद अब इसको भी कैंसिल करेंगे तो 7 1 7, 7 6 42। इसको अब क्या किया, यहाँ पे 1/6 आ गया। अब इसको इन्वर्ट करेंगे तो इन्वर्ट करने के बाद हमारे पास F की वैल्यू आ गई, तो F 6 सेंटीमीटर आ रहा है जब उसको स्क्रीन और ऑब्जेक्ट के दरमियान में रखा जा रहा है। तो यहाँ पे हमने इसका रिजल्ट नोट कर लिया, द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस इज
6 centimeter. Now let's discuss the last problem. In last problem it is written the distance between an object and concave lens is 18 centimeter. अब concave lens की बात हो रही है और यहाँ पर डिस्टेंस दे दिया है ऑब्जेक्ट और कॉन्केव लेंस के दरमियान में जो कि 18 सेंटीमीटर है. द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज 6 सेंटीमीटर. अब क्योंकि ये कॉन्केव लेंस है तो कॉन्केव लेंस है तो कॉन्केव लेंस की फोकल लेंथ आपको पता है कि नेगेटिव में होती है. कॉन्वेक्स लेंस की हमने पॉजिटिव ली थी तो कॉन्केव लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव है जिसकी वजह से हम यहाँ पर माइनस लगाएंगे. तो फोकल लेंथ 6 सेंटीमीटर दी हुई है और नेगेटिव में. डिटरमाइन द नेचर, पोजीशन एंड मैग्नीफिकेशन बाय यूजिंग द लेंस फार्मूला. 3 चीज़ें फाइंड करनी है, पोजीशन ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज एंड मैग्नीफिकेशन. पोजीशन ऑफ इमेज फाइंड करने के लिए सेम फार्मूला यूज़ करेंगे. इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो f की जगह -6 आ गया, p की जगह 18 और q हमें मालूम करना है. अब 1/6 माइनस में एज इट इज़ रहा, ये प्लस में था इधर आकर माइनस में आ गया. 6 और 18 का एलसीएम लिया तो 18 एलसीएम है. अब 6 1 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18, 3 1 ज़ा 3 और माइनस एज इट इज़. 18 को 18 से कैंसिल किया तो 1 आया तो 1 1 ज़ा 1, -3 और -1 इन्हें हम ऐड करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, 3 + 1 4 और बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन था तो यहाँ माइनस आएगा. अब इसको कैंसिल करते हैं. 2 2 ज़ा 4, 2 9 ज़ा 18. अब यहाँ पर -2/9 आ गया. अब -2/9 आया है तो ये 1/q की वैल्यू है, आप देख सकते हैं. तो यहाँ पर हम इसे इन्वर्ट करेंगे, इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो q किसके इक्वल आ गया -9/2. अब जब इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा -4.5 सेंटीमीटर. इमेज यहाँ पर नेगेटिव में आ रहा है तो इमेज नेगेटिव में आ रहा है तो मतलब कि ये जो इमेज है ये वर्चुअल इमेज है. तो इसकी नेचर फाइंड करनी तो नेचर हमें पता लग गई q के ज़रिए कि ये वर्चुअल है. इसके बाद अब हमें m फाइंड करना है तो m फाइंड करने के लिए हम मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे q/p. अब यहाँ पर q 4.5 सेंटीमीटर है तो 4.5 सेंटीमीटर हमने ले लिया. अब यहाँ पर -q नहीं यूज़ कर रहे क्योंकि मैग्नीफिकेशन फाइंड कर रहे हैं कि कितना बड़ा इमेज होगा या कितना छोटा होगा, इसलिए उसको हम माइनस में नहीं लेते. और p की वैल्यू 18 है तो 4.5 को जब 18 से डिवाइड किया जाएगा तो आंसर आएगा 0.25. यानी जो इमेज बन रहा है वो 0.25 बड़ा है एज कम्पेयर टू ऑब्जेक्ट के. इसके बाद आगे इसका रिजल्ट लिख दिया गया. द नेचर ऑफ इमेज इज वर्चुअल एंड इट इज़ फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 4.5 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉन्केव लेंस. तो यहाँ पर ये कॉन्केव लेंस है. इसके बाद आगे लिखा हुआ है एंड मैग्नीफाइड 0.25 टाइम्स और उसकी जो मैग्नीफिकेशन है वो 0.25 टाइम्स है. यहाँ तक इस चैप्टर की प्रॉब्लम्स एंड हो चुकी हैं. आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल द प्रॉब्लम्स and you are not having any of the question. In next videos we will discuss other chapters. Allah Hafiz. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.